हेलो फ्रेंड्स, सुविद्या जी टीच चैनल में मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान का आपका पहला क्लास है जो आज शुरू होने जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम वस्त्र विज्ञान के इतिहास के बारे में जानेंगे। कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत करने से पहले हम उसके इतिहास को जानना आवश्यक होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या होती है? मनुष्य की पहली आवश्यकता है रोटी। क्या है? रोटी है। उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता होती है वो किसका है? वस्त्र का है। दूसरा नंबर किसका आता है? वस्त्र का आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पर हमारा मकान आता है। क्या आता है? मकान। ये सब तीनों क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारी क्या है? मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता है ये हमारी। तो वस्त्र कैसी आवश्यकता है? वस्त्र दूसरे नंबर की आवश्यकता होती है जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अमीर हो, गरीब हो, रोगी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री पुरुष, कोई भी एनीवन, सभी के लिए वस्त्र आवश्यक होता है ना। सबके लिए आवश्यक होता है ना वस्त्र। तो सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक है। वस्त्र ही एक ऐसी चीज है जिसका हर व्यक्ति से हर समय का नाता रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, हम हो, कोई भी एनिमल, सबका साथ किसके साथ होता है? वस्त्र के साथ होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब तक उसके पास क्या होता है? वस्त्र होता है। टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है? तो टेक्सटाइल लैटिन भाषा का शब्द है। जहाँ पर स्टार लगा है आप उसे नोट कर सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग फाइबर तंतु से बने क्लोथ्स के लिए किया जाता है। वस्त्र की मूल इकाई क्या है? तो वस्त्र की मूल इकाई रेशा है, जिसे तंतु कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। एक परिभाषा है, इसको देख लेते हैं। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार वस्त्र विज्ञान का अर्थ है वेवन कैपेबल ऑफ बीइंग वेवन ए वेवन फैब्रिक, अर्थात बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। अर्थात क्या है? बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। अब वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे हमें वस्त्र प्राप्त होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें वस्त्र बनाना है तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तंतु यानी फाइबर की। उससे हम क्या करेंगे? धागा बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे और उन सूत्रों से वस्त्र तैयार करेंगे। जब वस्त्र बन जाएगा तो फिर उससे पहनने योग्य वस्त्र प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? फाइबर, उसके बाद यार्न, तब फैब्रिक और उसके बाद अंत में हमको क्या मिलता है? टेक्सटाइल प्राप्त हो जाता है। तंतु क्या है? यही आपकी मूल इकाई होता है। वस्त्र बनाने की जो मूल इकाई होती है यही तंतु यानी फाइबर होता है। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था कितनी है? तो 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था नग्न अवस्था है। जब प्राचीन सभ्यता थी, लोगों को वस्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की पत्तियों और उनकी छालों का प्रयोग अपने तन को ढकने के लिए प्रयोग किया। और ये कैसी अवस्था थी? नग्न अवस्था थी। दूसरी अवस्था शिकार की अवस्था है और इस अवस्था में जो मानव सभ्यता थी, मानव थे, उन्होंने जानवरों की खाल से अपने तन को ढकना शुरू किया। साथ ही घास, फूस, छाल, पत्तियों, मृत जानवर तो का प्रयोग उन्होंने करना शुरू ही कर दिया था। उनकी खालों का प्रयोग किसके लिए? अपने तन को ढकने के लिए, शरीर को सुरक्षित करने के लिए। और ये अवस्था शिकार की अवस्था कहलाई। नेक्स्ट अवस्था है कृषि खेती की अवस्था। जब लोग मानव जब
खेती करने लगा तब उसने देखा कि पक्षियाँ जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला लताओं और बेलों से आपस में कूद कर बना रहे हैं। और इसको देखते हुए उनको ज्ञान हुआ कि इससे हम रस्सी और चटाइयाँ बना सकते हैं, इससे हम कुछ उपयोगी सामान बना सकते हैं। तो उन्होंने इसको देखकर हाथ से रस्सी और चटाइयाँ बनाना सीखा। इस समय मानव ने प्रकृति जन्य रेशों की खोज कर ली और उससे काट कर बुनकर वस्त्र तैयार करना शुरू कर दिया। जब कृषि और खेती की अवस्था आई और इन रेशों को उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? पेड़ पौधों से। जो प्रकृति जन्य रेशे थे उनको पेड़ पौधों से प्राप्त करना जान लिया था। ये कौन सी अवस्था आई? कृषि और खेती की अवस्था थी। नेक्स्ट अवस्था है सामाजिक अवस्था, यानी चौथी अवस्था जब आई सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ। अब इस समय जब सामाजिक अवस्था में सभ्यता और संस्कृति ये दोनों विकसित तो हो ही रहे थे, साथ ही रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। रेशों से क्या करना? वस्त्रों को बनाना भी शुरू हो गया। मिस्र जैसे देश, यूनान है, भारत है, इन देशों में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया प्रमुख थी। यहाँ अच्छे अच्छे वस्त्र बनाने की कला लोगों ने सीख ली थी। मध्यकालीन युग में राजा व सामंतों के संरक्षण में यह कला विकसित हुई वस्त्र बनाने की। और भारतवर्ष में कपास से वस्त्र निर्मित करने में जो प्रवीणता थी वो चरम पर थी। कहाँ? भारतवर्ष में जो कपास बनता था वो बहुत ही यहाँ कुशल कारीगरों के द्वारा बनता था। इस समय समाज में वस्त्र शिल्पकारों द्वारा बनाए गए वस्त्र कला के अद्वितीय, अनुपम व अपूर्व नमूने होते थे। जो इस समय के वस्त्र होते थे, इस समाज में जो शिल्पकारों द्वारा बनाए गए वस्त्र होते थे वे अद्वितीय और अनुपम व अपूर्व नमूने होते थे। प्रत्येक वर्ग के लिए जब मध्यकाल था तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। जैसे ब्राह्मण के लिए अलग वस्त्र, क्षत्रिय के लिए, वैश्य, शूद्र, इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। कई शहरों और क्षेत्रों के नाम उनके वस्त्रों से पड़ने लगे थे। जब मध्यकाल आया और इस समय जब वस्त्र बनाने की प्रक्रिया चरम पर हो गई, तब यहाँ पर कई क्षेत्रों और शहरों के नाम तो उनके वस्त्रों के साथ जुड़ गए। जैसे बनारस है तो इस यहाँ बनारसी साड़ियाँ, और ढाका की मलमल, बालूचर की बालूचर साड़ियाँ, चंदेर की चंदेरी साड़ियाँ, इन नामों से उनके स्थान का नाम कपड़ों के साथ जुड़ गया। और उनका नाम बनारसी साड़ियाँ, ढाका का मलमल, बालूचरी साड़ियाँ, चंदेर साड़ियाँ, ऐसे क्षेत्रों से नाम बनाकर उनका नाम लिया जाने लगा। फिर नेक्स्ट अवस्था कौन सी अवस्था थी? और लास्ट अवस्था जो पांचवी अवस्था थी वो आधुनिक अवस्था यानी वैज्ञानिक अवस्था आ गई। और इस समय वस्त्रों का कैसा स्वरूप था? तो आधुनिक युग में विज्ञान व टेक्नोलॉजी ने वस्त्र निर्माण को सफल उद्योग का रूप दे दिया। अब इस समय तो इतनी आधुनिकता हो गई, विज्ञान का युग हो गया कि लोग वस्त्र निर्माण में इतने प्रवीण कुशल उद्योग स्थापित होने लगे, जिससे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया सरल हो गई। कृत्रिम व रासायनिक विधियों से निर्मित रेशों ने तो वस्त्र उद्योग में एक नए व चमत्कारी युग का सूत्रपात कर दिया। जब कृत्रिम और रासायनिक विधि से वस्त्र तैयार होने लगे तो अब इनकी जो है इनके दाम, कीमत और उसमें संरक्षण में, रख रखाव में, हर चीज़ में सुलभता हो गई। और इससे वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, एक नए युग का संचार हो गया समझ लीजिए। वस्त्र विज्ञान में जो कृत्रिम रेशा होता है उसको क्या बोलते हैं? जादुई रेशा कहा जाता है। स्टार लगा है यहाँ पे, आप इम्पॉर्टेंट है। कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशों को जादुई रेशा कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था, जिसमें 5 अवस्थाएं थी।
अब हम वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांत को जान लेते हैं और इनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जानते हैं। तो पहला सिद्धांत है लज्जाशील सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? लज्जाशील सिद्धांत। और दूसरा है अलज्जाशील सिद्धांत। तीसरा है सुरक्षात्मक सिद्धांत। चौथा सजावट का सिद्धांत। ये वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है वस्त्रों का चयन करने संबंधी जानकारी या तथ्यों का ज्ञान। केवल पॉइंट आप जान लीजिए। वस्त्रों का चयन करने संबंधी जानकारी या तथ्यों का ज्ञान। तो इसका पहला है पॉइंट प्रयोजन, दूसरा टिकाऊपन, कार्य क्षमता, ऋतु और मौसम के अनुकूल। ऐसा वस्त्र हमें चयन करना चाहिए जो ऋतु व मौसम के अनुकूल हो। उचित एवं पक्का रंग होना चाहिए। वस्त्रों की सफाई एवं धुलाई करने में आसानी होनी चाहिए। फैशन के अनुरूप वस्त्र हो। वस्त्रों की देखभाल, सुरक्षा व संरक्षण में आसानी हो और उनके मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। ये वस्त्र विज्ञान के चयन, ये वस्त्रों के चयन करने के तरीके हैं वस्त्र विज्ञान में। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि वस्त्र विज्ञान का इतिहास क्या है, सिद्धांत क्या है और इनकी उत्पत्ति की अवस्था क्या है, चयन के तरीके कौन कौन से हैं, कौन सी जानकारी हमको रखना चाहिए। ये सब हमने वस्त्र विज्ञान के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा। अभी हम आगे वस्त्र विज्ञान के रेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इसी की होगी। फिर भी थोड़ा हम इसके बारे में आपको बता दें। जो वस्त्रों उपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, इसमें कैसे इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है कृत्रिम तंतु और तीसरा विशिष्ट तंतु। इन 3 भागों में हमें जो तंतु हैं उनको विभाजित किया गया है। अब इनके प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत इसमें 3 वानस्पतिक तंतु हैं। जैसे प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत 3 तंतु आएंगे। एक वानस्पतिक तंतु होगा, दूसरा प्राणिज और तीसरा खनिज होगा। तो जब ये इन तीनों तंतु में वानस्पतिक में हमें कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? तो वानस्पतिक जगत से हमें कपास है, लिनन है, कपोक, जूट, सन, हेम्प, नारियल, रेमी, पिना, अबाका, सीसल, ये 11 तरह के तंतु हमको प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत यानी वानस्पतिक जगत के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ये सब तंतु 11 प्रकार के होते हैं जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत ही हमें प्राणिज तंतु प्राप्त होते हैं। उसमें 2 प्रकार के तंतु हम प्राप्त कर सकते हैं, एक ऊन से और दूसरा सिल्क से। ये दोनों तंतु हम प्राप्त कर सकते हैं, एक ऊन से प्राप्त करेंगे, दूसरा सिल्क से। और ये किसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं? प्राणिज जगत के अंतर्गत। खनिज तंतु कौन कौन से हैं? तो खनिज तंतु है सोना, चांदी, स्टील, एस्बेस्टस। सोना, चांदी, स्टील, एस्बेस्टस, ये क्या है? खनिज तंतु हैं। तो ये हमारे प्राकृतिक जगत के तंतु होते हैं। कृत्रिम तंतु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में, एक मानवकृत, दूसरा रासायनिक। जो मानवकृत तंतु हैं उसमें नाइट्रोसेलुलोज क्या है? नाइट्रोसेलुलोज है, विस्कस रेयोन है और कुप्रामोनियम रेयोन है। ये 3 रेयोन 3 भागों में हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम। ये सभी क्या हैं? मानवकृत रेशे हैं और ये सब कृत्रिम तंतु के अंतर्गत हमको प्राप्त होते हैं। कृत्रिम तंतु के अंतर्गत ही रासायनिक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं इनको थोड़ा देखते हैं। तो जो रासायनिक तंतु हैं उसमें जेफ्रान है, नालान, डेक्रान, ऑरलान, टेरिलीन, एक्रिलान, आयनेल, क्रेसलान, डरबन, सारण, वेरल, फाइबर ग्लास, ये सभी प्रकार के जो तंतु होते हैं रासायनिक जगत के कृत्रिम तंतु होते हैं। रासायनिक जगत के कृत्रिम तंतु होते हैं। अब हमको नेक्स्ट देखना है विशिष्ट तंतु। ये 3 वर्गीकरण है वस्त्रों के
वस्त्रोपयोगी तंतुओं के ये 3 वर्गीकरण है, प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु और विशिष्ट तंतु, जिसमें इन दोनों को हमने जान लिया। अब विशिष्ट तंतु कौन से होते हैं? जो परिवर्तित, मिश्रित तथा बाल तंतु होते हैं, उनको विशिष्ट तंतु बोलते हैं। और ये विशिष्ट तंतु हमारे होते हैं जो परिवर्तित होते हैं, मिश्रित तथा बाल तंतु इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है वस्त्र जगत का, वस्त्रों के तंतुओं का। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, वस्त्र उपयोगी तंतु, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम अपना नेक्स्ट क्लास अपनी करेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गई होगी आज की क्लास। तो अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें सहायता मिली हो, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो ये क्लास, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।